गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है। ये सब चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा टेक्निकल टर्म में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और पूरी दुनिया इसको कैसे देखती है, उनका क्या नज़रिया है बेरोजगारी को लेके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन ए पर्सन हु इज़ एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ अनेबल टू फाइंड वर्क। यानी कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो लंबे समय से जॉब ढूंढ रहा है, लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, उसे अभी तक जॉब नहीं मिली है। इट मीन्स उस देश में बेरोजगारी ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफ्टन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, वो एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल सकता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे ग्रो कर रही है और कैसे ग्रो नहीं कर रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। अब हम बात करेंगे कि हम बेरोजगारी को कैसे देख सकते हैं। तो बेरोजगारी को देखने के लिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि उस देश में बेरोजगारी दर कितना है, यानी कि कितनी बेरोजगारी है। तो फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई 100। यानी कि वो लोग जिनके पास अभी रोज़गार नहीं है और वो लोग जिनके पास अभी रोज़गार है और लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर निकल के आ जाएगा। बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसे हम नेशनल लेवल पे भी चेक करते हैं, स्टेट लेवल पे भी चेक करते हैं और रीजनल लेवल पे भी चेक करते हैं। हर एक कंट्री में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो ये सारी चीज़ें देखता है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे पास है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। ऑन द फ्लोइंग एक्टिविटी स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हमें 3 चीज़ें बताता है। वो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्किंग, यानी कि वो लोग जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है, यानी कि वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, वो लोग जो अभी काम ढूंढ रहे हैं। और तीसरा, वो लोग जो ना काम ढूंढ रहे हैं और ना ही उनके लिए काम अवेलेबल है। तो तीसरा हम इसमें नहीं देखेंगे। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी है तो हमें 2 ही चीज़ें देखनी है। सबसे पहला वर्किंग और दूसरा सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ए फिनोमेना वे इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड दैन एक्चुअली नीडेड। मान लीजिए मेरे पास एक खेत है, उसमें खेती करने के लिए मुझे एक दिन में मात्र 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक दिन में 100 लोगों को वहाँ पे जॉब देता हूँ। तो आउटपुट तो कुछ नहीं आएगी, कोई इसमें आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि 90 लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ 10 ही लोगों का काम था, लेकिन मैंने फिर भी 100 लोगों को काम पे रखा है। तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में देखने को मिलता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जैसे कि फिशरमैन हो गए, लेदर वर्कर्स हो गए और बीडी वर्कर्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है सीज़न के बेस पे। इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। मान लीजिए अब बरसात का टाइम है तो मुझे कुछ काम करवाना है लोगों से, तो मैं 1-2 महीने के लिए उनको रखूँगा, जैसे ही सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो मैं उनको जॉब से बाहर निकाल दूँगा। तो ये होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि 2-3 महीने के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये चीज़ें भी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स में। एग्रीकल्चर लेबरर्स इन इंडिया रियली हैव वर्क थ्रू आउट द ईयर। वो पूरा साल काम नहीं करते हैं, कुछ महीने वो काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल्स ऑफ द अवेलेबल वर्कर्स इन द मार्केट। यानी कि मान लीजिए आपने एमबीए की है, एमबीए के बेस पे आपको कोई अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन एमबीए के बेस पे आपको एक क्लैरिकल की जॉब मिल रही है या कोई दूसरी छोटी जॉब आपको मिल रही है। तो ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। यानी कि जिस तरह का आपके पास स्किल्स है, यानी कि आपके पास एक अच्छा स्किल्स है, लेकिन आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब नहीं कर पा रहे हो, आप अपने स्किल्स के अगेंस्ट ऑपोजिशन में काम कर रहे हो। जैसे कि एमबीए को कोई दूसरी जॉब करनी चाहिए, मैनेजमेंट की जॉब करनी चाहिए, लेकिन वो क्लैरिकल की जॉब कर रहा है, तो ये मिसमैच हो गया। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। इट इज़ रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज ड्यूरिंग द रिसेशन एंड डिक्लाइंस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि बेरोजगारी
तब बढ़ेगी जब रिसेशन आएगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, या फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो उस समय एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। साफ साफ कहूँ तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो एकदम से एम्प्लॉयमेंट आएगी, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा होगा। इसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में देखने को मिलता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल, यानी कि ये हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलता। अगला है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस किया होगा। तो अब वो लोग जो पुरानी टेक्नोलॉजी को जानते होंगे और उन्होंने अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया है न्यू टेक्नोलॉजी में, तो वो आ जाएंगे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में, यानी कि उनके पास न्यू स्किल्स नहीं है जॉब्स के लिए, वो पुरानी स्किल्स लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो कॉल्ड एज ए सर्च अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द टाइम लैग बिटवीन द जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर ए न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स। इसे हम टेम्पोरेली भी कह सकते हैं कि टेम्पोरेली अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज आपके पास जॉब है, मेरे पास जॉब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और भी अच्छी जॉब करनी है, तो मैं जानबूझ के अपनी जॉब को क्विट कर दूंगा और 2-3-4 महीने के लिए मैं नई जॉब ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास आता है वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। दिस मीन्स पीपल वर्किंग इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दर्स विदाउट एनी लीगल प्रोटेक्शन। सरकार को कुछ पता नहीं होता कि लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके पास कोई मेंटेनेंस नहीं है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें सरकार के पास नहीं है। दीज पर्सनस आर डीम्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इनको भी हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही डालते हैं, सिंस रिकॉर्ड्स ऑफ दियर वर्क आर नेवर मेंटेन। जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार के पास इन लोगों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि हमें भारत में देखने को मिलती है। तो आज हमने अनएम्प्लॉयमेंट और उसकी टाइप्स के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।